नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज बात करेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों में जो ठनी है, जो गुस्सा देखा जा रहा है, उसके बारे में। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को मंगलवार को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन अब वह ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। जानकारी के अनुसार वर्षा राउत ने सोमवार की शाम ईडी को पत्र भेजकर पेश होने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। आपको बता दें कि वर्षा अब 5 जनवरी को ईडी कार्यालय जा सकती हैं। ईडी वर्षा से 55 लाख रुपए के लेन देन के मामले में पूछताछ करना चाहती है। तो वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। राउत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल राजनीति के खेल में हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ईडी को मुझसे क्या तकलीफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे पंगा लेना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने एजेंसियों का उपयोग करके सरकार गिराना चाहती है, लेकिन हम ये सरकार नहीं गिरने देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से रूस के राज्यों की तरह भारत के टूटने संबंधी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में राउत ने अपने विशेष कॉलम में लिखा कि अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसे हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राउत के इस बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिवसेना कंजूर मार्ग कारशेड प्रोजेक्ट पर अपनी नाकामी और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। 2 से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। महंगा पड़ेगा। 1 साल से कुछ लोग बीजेपी की परिवार से आ रहे हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं जो मध्यस्थ है, वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप उसमें मत पड़िए, ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, पूरी ताकत है, हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। और एक सूची हमें दिखाई जिसमें प्रताप सरनाईक का भी नाम था। आपने देखा उसका क्या हो गया? तो हम सबको टाइट कर देंगे शब्द है, और ये सरकार हम गिराएंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो गिरा के दिखाइए। आप महाराष्ट्र कानून सबसे बड़ा है, चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। जो बात हमको जनता के सामने रखनी थी वो मैंने कल की पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दी। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूजा श्री जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। साथ ही साथ डॉक्टर आनंद सावरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू उमंग जी। जी, पूजा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले जिस प्रकार से संजय राउत इस तरीके से जो बयानबाजियां दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम हमारे एफिडेविट में जब भी चुनाव लड़ते हैं उसमें हम इस चीज का जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? क्या लगता है पूजा जी, कंगना रनौत का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है लोगों को परेशान करने में, सरकार गिराने में। तो फिर कंगना रनौत के मामले में जो कुछ भी हुआ था, इन्होंने भी बीएमसी का उपयोग करा और कोर्ट से इन्हें फटकार भी लगी। तो ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां इन्हें हम माने, या फिर जिस प्रकार से संजय राउत जी लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पंगा मत लेना, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा पूजा जी।
देखिए 1966 में जब इनकी शिवसेना आए थे मुख्य भूमिका में, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो संगिनी थी वो काफी लोकप्रिय थी। लेकिन अब जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर और बाकी जो ईडी, सीबीआई, एनसीबी जो चीजें बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर घुस चुकी है, और उसमें राजा का बेटा हो, राजा हो, रंक हो, या किसी भी जो आम जो नागरिक हैं उनके ऊपर भी उनका निगरानी है। और ये संजय राउत का ये जो बयानबाजी है कि कानून की व्यवस्था को हम समझते हैं, सबसे पहले तो बातें ये आती है कि कानून की व्यवस्था को समझने की बात महाराष्ट्र सरकार अगर करती है, बहुत बहुत अच्छी है, उचित सा लगता है। लेकिन यही सवाल आती है जब बीएमसी जब आधे कोरोना काल में पहुंच जाते हैं कि कंगना रनौत का घर तोड़ने के लिए, ऑफिस तोड़ने के लिए, तब ये कानून व्यवस्था किस बेड़ागढ़ में चली जाती है, ये समझ में नहीं आता। और खुद जब बीएमसी को अब पैसे भरने हैं कंगना रनौत का, खुद हाईकोर्ट ने, खुद महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस चीज को माना है कि ये खुन्नस में किया गया काम है, तो इसमें ये कहना कि एनसीबी, ईडी और सीबीआई जो है वो बॉडी है और काम कर रही है अधीन होकर सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधीन होकर काम करना और नेतृत्व में काम करना दोनों अलग बातें होती है। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन अधीन होकर ये काम नहीं कर रही है। क्योंकि हम आम लोगों को भी देखेंगे, जैसे दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसपे एनसीबी ने चार्जशीट लगाया और उनको भी समन के लिए बुलाया था, तो वो तो पेश हो गए। अब 3 बार से जब वर्षा राउत को इस चीज के लिए बुलाया जा रहा था, तो वर्षा राउत को भी जाना चाहिए। अगर आपके दामन में कोई दाग है नहीं तो छुपाने की क्या जरूरत है, आप मत छुपाइए, आप जाइए और उस चीज को खारिज कर दीजिए। नेवल ऑफिसर की बात मैं करूंगी, अगर आप बोलते हो कि जो ईडी है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो मैं बताती हूँ कि आपकी जो महाराष्ट्र पुलिस है वो आपके अंदर आती है। आपने कितना संजय राउत ने उधम मचा रखा है, महाराष्ट्र पुलिस को किस तरीके से वश में कर रखा है। और ये मैं नहीं बोलती हूँ, खुद मराठी लोग बोलते हैं, खुद ये मैं बहुत सारी चीजें देखा है। जो नेवल ऑफिसर को पीटा गया था घर में घुसकर, और उसके बाद जो कार्यकर्ता उनके थे संजय राउत के, शिवसेना के, उन्होंने नेवल ऑफिसर को पीट दिया। एक छोटा सा व्यंग्यबाजी जो व्हाट्सएप पे आए दिन नरेंद्र मोदी के बारे में भी बहुत लोग ऐसे कार्टून बनाते हैं और एक दूसरे को भेजते रहते हैं। बहुत सी चीजें होती है, लेकिन आप किसी के घर में जाकर नेवल ऑफिसर जो हमारी रक्षा करता है, जो अपने परिवार से दूर रहता है, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को आप जाकर पीट देते हो। क्या इसमें नहीं समझ में आता? बिल्कुल, आपने किस तरीके से अधीन कर रखा है पुलिस को। आप कैसे इन बातों को बोल सकते हो कि ईडी, सीबीआई और एनसीबी अधीन है? चलिए जवाब ले लेते हैं पूजा जी, जवाब ले लेते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं शिवसेना के। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। संजय जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। जब एक नेवल ऑफिसर को पीट दिया जाता है कथित शिवसैनिकों के द्वारा, कंगना रनौत का बीएमसी के द्वारा इस्तेमाल करके उनके ऑफिस का कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाता है, उस पर फटकार भी लगती है महाराष्ट्र सरकार को कि ये खुन्नस में किया गया फैसला है, तब कानून का ध्यान हमें नहीं आता। लेकिन जब खुद के ऊपर कोई चीज हो जाती है तब तमाम कानून और जो राजनीतिक धर्म है वो सब याद आ जाते हैं। और जब कोई चीज छिपाने की, डरने की है ही नहीं, तो इतना हंगामा क्यों? संजय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेवी ऑफिसर महेश शर्मा जी के विषय में बताना चाहूंगा कि महेश शर्मा जी जो है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने उद्धव जी का जो कुछ कार्टून वार्टून बना करके भेजा था, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बीजेपी के नेता थे एक मिस्टर सेठी, जिन्होंने ही उनकी वो कार्टून को शिव सैनिकों के पास भेजा, उनका नाम, पता और एड्रेस भेजा। फिर पिटवाने के बाद उनको उनके पीछे खड़े हो गए, तो पिटवा करके शिवसेना से और फिर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। ये काम तो 30 साल से चलता रहा, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो पूर्वांचली हो, शिवसेना के साथ 30 साल खड़ी रही बीजेपी हमेशा इसी काम के लिए। तो ये पिटवाने का काम इन्होंने किया था शिवसेना से, बीजेपी के नेताओं ने, ना कि शिवसेना सैनिकों ने। चलिए संजय जी, एक चीज तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छी हो गई। दूसरा, एक मिनट चलिए, आपने ये तो मान लिया कि वो शिवसैनिक थे, और रही बात शिष्टाचार की, भाषा की मर्यादा की, संजय राउत जी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले दूसरे का जवाब और आने दीजिए। जो इन्होंने बात की कंगना रनावत वाली, कंगना रनावत के साथ साथ आपको याद होगा कपिल शर्मा ने भी एक ट्वीट किया था पीएम साहब को, क्या यही अच्छे दिन है? तो उसके बाद भी कपिल शर्मा जी का घर टूटा था। जब कपिल शर्मा का घर टूटा तब तो बीजेपी नहीं आई कि कपिल शर्मा के सम्मान में, पुरुषों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और अब कंगना के लिए कोर्ट में ही पहुंच गए। तो ये दोहरी राजनीति क्यों? क्या पुरुषों का सम्मान नहीं है? क्या महिला का ही सम्मान है?
तो सम्मान दोनों का होना चाहिए। जितना सम्मान कंगना रनावत का ये कर रहे हैं, इतना ही सम्मान इन्हें कपिल शर्मा का भी करना चाहिए था। तब क्यों नहीं किया, पूछिए आप इनसे। बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे संजय जी, लेकिन इस बात से आप किसी दूसरी घटना का कंपैरिजन करके आप अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं क्या? कौन सी गलती? कंगना रनौत के ऑफिस का एक हिस्सा तोड़ के जिसकी फटकार भी आपको मिली है। कंगना रनौत, देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अंतिम ऑर्डर नहीं होता है। हमारे देश के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है, जब लोअर कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त किया है। तो ये तो एक संघीय ढांचा है हमारा। इस संघीय ढांचे के अंदर इस तरह के आदेश होते रहते हैं। तो इससे ये थोड़ी ना कि सरकार की फटकार हो गई या सरकार, ठीक है, इसके अंदर हाई कोर्ट को ऐसा लगा तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिए। अब कानून की तौर पे देखा जाएगा कि इसके अंदर किस तरह के आदेश किए जा सकते हैं, किस तरह से नहीं किए सकते। एक इलीगल मकान बना करके नक्शे से पास अलग करके एक ऑफिस एक्स्ट्रा बना रहे हैं, एक टॉयलेट एक्स्ट्रा बनाया है, तो उसके बाद वो सरकार को भी ललकारती हैं। तो मतलब फिर देखा तो जाता है कि तो हम मतलब क्या कर अच्छा, सकते हैं। इसका मतलब ये साफ है संजय जी कि सरकार को वो कुछ भी कह रही है तो उसका गुस्सा आपने उन पर निकाल दिया, जो कि आपके पास प्रूफ गुस्सा नहीं नहीं है। होता ये। कागज आप दिखा रहे हैं, कागज कंगना ने भी गुस्सा दिखाया नहीं होता है। ये। खैर अब कंगना कंगना के गया। मुद्दे पर ये चर्चा नहीं रखी गई है। बात ये चर्चा रखी गई है संजय राउत जी के बयान के ऊपर। टुकड़े टुकड़े गैंग एक शब्द बहुत पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से इस देश में चल रहा है। वो भारत तेरे टुकड़े 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 होंगे। वाला का मैं सुनिए जवाब दे सुनिए देता हूं। सुनिए संजय जी सुनिए, बहुत महीनों से ये शब्द चल रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कि नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और संजय राउत जी उसी शब्द को अलग तरीके से कह देते हैं। तो अब आप बताइए ये कौन सी भाषा की मर्यादा है? ये मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि उन्होंने कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन नहीं किया। उन्होंने एक बात को ये कहा ये हमने भी कि नहीं हमारे कहा। देश के अंदर, हाँ तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या कहा है उन्होंने जो कहा है, देखिए हमारे देश के अंदर एक संघीय ढांचा है जी उसमें केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी शक्तियां हैं। जी अब जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां स्टेट गवर्नमेंट को जरा सी भी कोई दुर्घटनाएं होती है, कोई बात होती है, सीधा कभी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं, कभी सरकार को गिराने की बात करते हैं, कभी सरकार के ऊपर ऐसे करने लग जाते हैं सरकार तो अपना काम ही नहीं करती। मतलब जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, क्या वो प्रदेश की सरकार नहीं है? क्या वहाँ संविधान नहीं है? तो इस चीज का सम्मान किया जाना चाहिए कि अगर किसी स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी और पार्टी की सरकार है, तो उस संघीय ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए। ये कहने का मतलब है उनका। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, संजय राउत जी के बयान का समर्थन करना चाह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। आप समर्थन कर रहे हो किस बात का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब आप खंडन कर रहे हैं, अगर समर्थन नहीं कर रहे तो खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने इस बात को इस तरह से कहा कि जिस तरह से सोवियत संघ रूस के अंदर हुआ, खैर ऐसा हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अपनी समझने की वो है, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार की भाषा का उपयोग संजय राउत करते हैं वो ना तो लोकतांत्रिक भाषा है, ना एक सम्मानजनक भाषा है। खैर, डॉक्टर आनंद सावरिया जी बहुत देर से हम सबकी बात सुन रहे हैं। आनंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे संजय गुप्ता जी की बात पर? जी उमंग जी, मैं अभी संजय गुप्ता जी को सुन रहा था। इनका बोलने का तरीका भी वही है जो संजय राउत जी का है जी। ये एक ही वर्ड में दो बातें करते हैं। संजय राउत जी कहते हैं कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, कानून की पालना करता हूं। इधर संजय गुप्ता कहते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो क्या हुआ, एक ही कोर्ट थोड़ी होती है। देखिए, इनके बारे में जब इनको पिंच होता है तो कानून ये बदलना चाहते हैं, जब इनको सूट करता है तो कंगना रनावत का घर तोड़ देना और उसको हरामजादी कहना एक बहुत ही डिप्लोरेबल। बट संजय राउत से हम यही उम्मीद कर पाते हैं कि उन्होंने ऐसा ही, देखिए सुन लीजिए संजय गुप्ता, तो वो भी कौन सा अच्छा शब्द है संजय गुप्ता जी? वो क्या अच्छा शब्द है? क्या वो एक अच्छा शब्द है एक महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना? वो कोई गाली नहीं थी। नहीं, क्या अच्छा वो गाली नहीं है? में खाना, उसी में छेद करना, वो गाली नहीं है। आप किसी भी महिला को है। आप इस शब्द का उपयोग करके आप बात कर सकते हैं क्या? आप अपने आप किसी भी को महिला कर को सकते हैं क्या? आप ऐसा देश के किसी कैसी बातें कर रहे हैं संजय गुप्ता जी? आप उस बयान को कहा जाएगा नहीं, आप किसी कैसी महिला के बातें लिए कर रहे नहीं हैं? एक तरफ आपका महिला के लिए नहीं नेता जा सकता। भारत के टुकड़े होने की बात कर रहा है, एक महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है। आप उस शब्द की व्याख्या बता रहे हैं। देता है तो उसके लिए नहीं संजय गुप्ता जी, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर उन शब्दों की व्याख्या करें तो आपके हिसाब से तो वो भी गाली नहीं लगेंगे। तो क्या हम खुलेआम किसी को भी बोल दें? इनके हिसाब से कोई गाली नहीं लगती। उमंग जी, ये मतलब होता है। उमंग जी मेरी बात सुनिए,
ये तो संजय बात है। गुप्ता, ये बात समझ में आती है संजय गुप्ता जी कि जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ये बात समझ में आती है, लेकिन उस शब्द का उपयोग करना, क्या आप समर्थन करते हो उस बात का? अरे ये वो करते हैं। शॉर्ट फॉर्म है। ये मैं संजय राउत भी आप करता इसको है, गाली संजय गाली गुप्ता ले भी जाते करता हो, है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है वो। इनकी आदत है ये करना। बहुत बढ़िया संजय गुप्ता जी, तो फिर तो ठीक देखिए, है, जैसा आपका नेता व्यवहार कर रहा है आप भी वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, बहुत वैसे अच्छी ही कर बात रहा है, आपकी भी सोच का पता पड़ा। आप आनंद जी अपनी कहते बात हैं गाली है, वो कंप्लीट गाली नहीं कीजिए। है वो। उमंग जी, नहीं ठीक है, उमंग गाली जी, नहीं है, आप भी इसी प्रकार के शब्दों का फिर उपयोग करते होंगे किसी भी महिला के लिए, और आप कह देते उमंग होंगे जी, कि किसी भी देखिए ये तो महिला के लिए गाली नहीं है किया जा नहीं, सकता। ऐसे कोई तो देश बहुत विरोधी सारे बयान शब्द अगर हैं संजय देता है, गुप्ता जी। तो कोई महिलाओं को जेंट्स नहीं संजय गुप्ता ठीक है, आप भले महिला के लिए करें, आप पुरुष के लिए करें, आप किसी के लिए भी करें, लेकिन आप और आपके नेता की सोच ये बताती है कि इस शब्द की ये वाक्या है, तो हम किसी को भी बोल सकते कोई हैं। महिला दे तो वो ठीक है, सही हो जाता है। नहीं हमने कब कहा, ये आप कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। हम तो ये तो कह रहे उसने हैं तो कि कहा, जिस शब्द का उसका आप समर्थन कर बीजेपी रहे ने भी नहीं किया। हैं, आप वो भले ही बीजेपी किसी ने भी महिला कहा को कि कह POK दें, का आप मुंबई का किसी पुरुष कंपैरिजन को कह दें, मुंबई आप से किसी करना ठीक नहीं है। बुजुर्ग को कह दें, वो आपके लिए सही है। ठीक है, आनंद जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी, उमंग जी, मैं प्रार्थना करूंगा संजय गुप्ता जी को कि वो 10-20 सेकंड चुप हो जाएं जब बोल रहा होता। जी। जब वो बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं। देखिए, मैं ये संजय राउत जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम के द्वारा। वो कहते हैं मैं कानून का सम्मान करता हूं। अरे भाई, जब ईडी ने एक नोटिस दे दिया है कानून के तहत में, और वो नोटिस तीसरा नोटिस है, ये तीसरा नोटिस है, तीसरे नोटिस तक देखिए, अगर ये बिल्कुल साफ आपको पता चल गया है, इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, गड़बड़ी नहीं की है तो डरना नहीं चाहिए। अब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। कहते हैं 22 बीजेपी ने कहा है, उससे संजय रावत से बात की है। बीजेपी कभी संजय रावत से बात नहीं। संजय रावत अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो अपने बूट से बहुत ज्यादा समझते हैं। जवाब लेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन सवाल को तो नहीं पूरा मानते और अपनी मनमर्जी से और डांट खाते रहते हैं। अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं तो आप नोटिस मिलते ही क्यों नहीं गए वहां पे? आज क्यों 4 दिन की मोहलत मांगी आपने? देखिए, संजय राउत अपने आप को मेगालोमैनिक समझते हैं और वो इतना नुकसान राष्ट्र का, कल का उनका स्टेटमेंट कि रसिया जैसा हाल हो जाएगा क्योंकि आपको नोटिस मिल गया है, ईडी का नोटिस। अरे आप जाइए ना, ईडी के नोटिस में जो आप कह रहे हैं हमने तो इनकम टैक्स में बताया हुआ है, वो सारा इनकम टैक्स का कागज वहां दिखा दीजिए। ईडी आपको कोई तंग नहीं करेगा। बट इस तरह की, संजय रावत कहता है मैं नंगा आदमी हूं, इससे ज्यादा कहां तक गिरेंगे साहब? वो एक मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, कहते हैं मेरे से पंगा ना लो, मैं तो एक नंगा आदमी हूं। तो ऐसा नेता अगर बात करेगा तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? ईडी को अपना काम करेगी, अगर वो सही होंगे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर गड़बड़ी होगी तो छूट नहीं पाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब मोदी है तो मुमकिन है ये कितना भी कुछ कर ले। ये ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मांगते हैं, और जिस तरह की गाली गलौज की बात करते हैं वो बहुत ही बुरी बात ठीक है। संजय गुप्ता जी से जवाब लेंगे। पूजा श्री भी कुछ पूछना चाहती हैं। संजय गुप्ता जी, दोनों का जवाब एक साथ ही दे दीजिएगा। पूजा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं तो बस उमंग जी ये बोल रही थी कि इन्होंने जो गाली का शब्द यूज किया और छेद और वॉट एवर जो भी बोला, इनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपको जब आप कोई प्रतिक्रिया करते हो, आपको जब क्रिया करते हो उसका प्रतिक्रिया आता है, तो आपको ये कहना कि कंगना रनौत ने मुझे ये कहा वो कहा, तो आप बीएमसी की तरफ से घर तोड़वा रहे हो, ऑफिस तोड़वा रहे हो, नेवल ऑफिसर को पिटा रहे हो, लोग वहाँ पे समर्थन के लिए आते हैं। होगी, आप कहाँ फंसे हो अभी तक वहाँ पर? आप आगे आइए, आप उससे ये खत्म हो चुकी है बातें। आप नई बात, पुरानी बात नहीं है, ये आप लोगों की आदत हो गई है संजय गुप्ता, आप लोगों की आदत हो गई है। इसका जवाब तो दे चुका हूं मैं। आपने जो किया वो आप सोचते हो कि आप आदत है आप लोगों होते हो ना, आप जैसा चश्मा लगा के घूम रहे हो ना, आप सोचते हो वैसे चश्मे से पूरी दुनिया दिखती है। मैं तो बिना चश्मे के हूं, आप कह रहे हो चश्मा लगा रखा है। अपना चश्मा उतारिए, दुनिया अलग तरीके से मैं तो दिखती पहले है। उतार रखा है, आप कह रहे हो आपने चश्मा खुन्नक में जो उतारिए। किया, आपको लगता है आपके पीछे लोग खुन्नक में पड़े हुए हैं। खुन्नक में नहीं पड़े हुए हैं, 3 बार कपिल शर्मा के टाइम में भी किया था। क्यों नहीं आए? 3 बार बस संजय गुप्ता जी एक यही एक बस गड़बड़ है। पूजा जी ठीक है, पूजा जी ठीक है, संजय गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। उन्होंने आपकी भी बात सुनी है, आनंद जी की भी बात सुनी है। संजय गुप्ता जी, आपकी इसी बात पे जो आप बार बार कपिल शर्मा कर रहे हैं, ये जो कथनी और करनी में अंतर है ना, वो यहीं पे दिख गया। आप खुद कह रहे हैं कि पुरानी बातों को मत उठाइए,
और फिर जब आपके पास जवाब नहीं है या आप देना नहीं चाहते तो आप खुद एक पुरानी बात उठा कर ला रहे हैं। हम आपसे सीधा सिंपल सा एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या किसी सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? और अगर नहीं होता है और आपका नेता अगर ऐसा कर रहा है तो क्या वो सही कर रहा है? और उमंग जी, पीसी से साफ साबित होता है कि उनका देखिए, टेम्पर कितना मैं हाई एक बात है। ये कहना और चाहूंगा, चलिए। उसके लिए जब ऐसे आपकी शब्दों का ईडी के इस्तेमाल नोटिस करते वाली तो बात औरतों के पर लिए क्या बिल्कुल, शब्दों का बिल्कुल। इस्तेमाल करते होंगे? देखिए, मैं बिल्कुल संजय जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए संजय जी। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने 30 साल बीजेपी का साथ दिया। जी 30 साल तक अपने आप को सत्ता से अलग रखा, केंद्र की सत्ता से अलग रखा। हमेशा बीजेपी, शिवसेना ने ये चाहा कि केंद्र के अंदर बीजेपी की एक मजबूत सरकार बने और पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जी और वो एम पूरा भी हुआ। रामदास अठावले की तरह या रामविलास पासवान की तरह कभी सत्ता के लिए किसी मंत्रालय को नहीं मांगा। 2004 में जो जिस मंत्रालय में थे, 2004 में पहले तो अटल जी के मंत्रालय में थे और फिर उसके बाद अटल जी की हंसी उड़ाते हुए 2004 में वो कांग्रेस के अंदर आ गए। फिर उसके बाद 2014 में फिर वो कांग्रेस की हंसी उड़ाते हुए फिर वो वापिस मोदी साहब के मंत्रालय में आ गए और आज भी मंत्री बने रहे। आज तक भी, जब तक रामविलास पासवान रहे या रामदास अठावले तो अभी भी हैं, बने रहे। लेकिन शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने 30 साल तक ना तो कभी केंद्र सरकार के अंदर अपना कोई हक मांगा कि हमें कोई मंत्रालय चाहिए, और ना ही कभी बीजेपी के भी किसी मामले में टांग खींचे। हमेशा यही चाहा कि बीजेपी की सरकार स्ट्रांग बने ताकि राम मंदिर के मुद्दे को हम पा सकें, धारा 370 को हम हटा सकें, सीए को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, इस देश के अंदर जो घुसपैठे हैं उनको इस देश से बाहर निकाल सकें। लेकिन आप आज ये देखिए कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो बाला साहब से उनका एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था अटल जी का, कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र में जो है शिवसेना की सरकार। आज शिवसेना ने जो हक मतलब बीजेपी को देना चाहिए था, वो अगर शिवसेना ने नंबर के आधार पर अपने आप किया तो दिन रात ये कोसते रहते हैं। और पीएमसी के जिस नोटिस की ये बात कर रहे हैं, वो जिस मामले में नोटिस दिया गया है, जिसकी ये कह रहे हैं, 10 साल पहले एक ट्रांजैक्शन हुई, 10 साल पहले, मतलब एक मुद्दा पीएमसी घोटाला तो अभी आया है, अभी पिछले साल आया पीएमसी घोटाला। तो बताइए आप इसको कहाँ कोरिलेट कर रहे हैं? ये सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ही इसको इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब दिन रात कोसते हैं ये आज शिवसेना को, दिन रात, जबकि इन्हें इस तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर चुल्लू भर पानी में भी डूब के मरने की कोशिश करेंगे तो चुल्लू भर पानी भी गएगा। एक मिनट रुकिए, चुल्लू भर पानी भी गएगा। आप कीचड़ में संजय जी, अब आप कीचड़ में खिला हुआ कमल नहीं, कीचड़ में फंसा हुआ कमल है। जी बिल्कुल संजय जी, एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग शिवसेना को दिन रात कोसते हैं। आपने बाला साहेब का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अटल जी और बाला साहेब में एक पैक्ट हुआ था कि देश में बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार। तो बाला साहेब जब जिंदा थे तब भी उन्होंने कभी नहीं चाहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। अगर वो चाहते तो वो होता भी सही, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हम सरकार को हमेशा बाहर से समर्थन देंगे, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो बाला साहेब ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। कृपया उनकी बात यहाँ पर मत उठाइए। नहीं तो मतलब मानिए ना, तो संजय जी मानिए, संजय जी फिर उस बात को मानिए, सब चीजें बदलती हैं। संजय जी फिर उस बात को मानिए। हम यही इतनी देर से आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम इतनी देर से आपसे यही पूछना चाह रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट किया। नहीं संजय जी, सैनिक को बनाना चाहते थे किसी को। ठीक है संजय जी आप कह रहे हैं ना कि समय बदलता है, तो फिर इस बात को मानने से क्यों इनकार करते हैं? बाला साहेब को क्यों बीच में ला रहे हैं? किस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं हम? आपने बोला समय बदलता है, हमने कहा बाला साहब ने कभी नहीं चाहा कि वो सरकार में शामिल हो। उन्होंने हमेशा कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। फिर आपने कहा समय बदलता है, तो यानी कि आप चाहते हैं इस समय जो भी शिव सैनिक है वो चाहते हैं वो बाला साहेब की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे। अगर चल रहे होते तो एक महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। देश विरोधी बयान पे क्या उन्होंने, देश विरोधी बयान जो उसने दिया कि उन्होंने कहा कि भाई मुंबई पीओके बन गया, जिस मुंबई में 20 साल से वो रह रही हैं, जिस मुंबई ने उन्हें सब कुछ दिया। संजय जी आप अपनी ही बातों को अलग अलग मायनों में समझा रहे हैं। संजय जी
आप अरे एक आप तरफ बताइए, आपका नेता तांत्रिक राजपूत का संजय मामला राउत जिस जी तरह से कंगना रनौत उठा भारत रही को थी। सोवियत रूस का एग्जाम्पल देकर बोलता है तो वो आपको गलत नहीं लगता, लेकिन अगर कंगना रनौत आपकी सरकार की तब जो भी नीतियां बोलता जो है उनको जबकि पसंद नहीं ईडी आई का होंगी सम्मन आता वो है। बोलती है, वो आपके लिए गलत हो गया। कंगना रनौत का मकान कंगना बीएमसी के रनौत जरिए गलत आप नहीं है, तुड़वाते कंगना हैं, रनौत का वो बयान हाई गलत कोर्ट था। आपको फटकारता है, ईडी वो का आपको सम्मन गलत आता नहीं है, तब लगता, बोलता लेकिन है। ईडी का नोटिस आपके पास आ जाता है वो बहुत आपको गलत गलत लगता लगता है। दोहरा चरित्र संजय जी, समझ रहे हैं इसको? ये तो आप अपने हिसाब से देख रहे हैं इसको। मैं तो वो बता रहा हूँ कि 10 साल पुरानी एक ट्रांजैक्शन पर तो आप ठीक ईडी है का ना, नोटिस भेज आपको रहे हैं। आप 10 साल पुराना क्या संजय है घोटाला? 10 साल पुराना है। संजय ये घोटाला राउत तब जी हुआ है। अगर प्रेस इससे वार्ता इसका की कंसर्न नहीं जगह, है। सुनिए संजय जी, बहुत बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप संजय राउत जी को कन्वे कर देना। सिंपल सा तरीका है, ईडी के सामने पेश होइए, आपके पास जो भी दस्तावेज है उन्हें दीजिए, अपने को निर्दोष साबित कीजिए, उसके बाद प्रेस वार्ता कीजिए। 3 नोटिस के बाद भी आप नहीं जाते हैं और आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीडिया के तो आप ही सामने कह दीजिए, बयानबाजियां आप ही कर रहे ट्वीट हैं। कर दीजिए। कितना दूर है ईडी मतलब का मेरी क्या ऑफिस? जरूरत है इसमें? कितना दूर है ईडी का तो ऑफिस आप ही संजय कह राउत जी दीजिए। के घर से? आप ही कर दीजिए एक ट्वीट, आप ही कह दीजिए कि ये कीजिए आप। अब वो क्या करें क्या ना करें ये भी आप समझाएंगे, हम समझाएंगे कोई अरे ये तो पूरी उसमें दुनिया सीनियर बोल रही रहता है। यार, उनको तो ये पता तो नहीं पूरी होगा दुनिया क्या जानती है क्या ठीक करना है, होता है। ठीक है, सम्मन जब संजय आता जी। है तो सारी दुनिया जानती है। जैसा जी, जैसा दुनिया जानते थे, जब बाबरी गिराई गई थी तब आप साथ थे, तब आप सब कुछ जानते थे। जब अभी अरे देखिए, जब अभी धारा अब 370 हटी आप तो इस्लामाबाद इसकी तक संजय राउत जी के political पोस्टर mileage लगे, लेने की कोशिश आपके कर रहे बीजेपी के हैं। नेताओं के तो पोस्टर नहीं लगे। धारा 370 हटने पे संजय राउत जी के पोस्टर इस्लामाबाद तक लगे थे। पाकिस्तान भी मानता है उनको कि हाँ जी हाँ, क्या हिंदुत्व का रखवाला तो है, कोई सही बात हिंदुत्व है, के बात सही करने बात वाले है। देश मतलब में इसका हैं। मतलब इसका संजय जी आप सोच भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, बताओ भाई, आप क्या बोल आप रहे क्या हैं, किस उमंग देश की जी? बात कर रहे हैं आप? कि संजय राउत जी को पाकिस्तान कौन तक सा मैं देश क्या मान रहे हैं? बोल आप रहे खुद धारा 370 सोचिए। हटाने के पीछे नहीं, धारा आप 370 सोचिए। हटाने के पीछे आप संजय राउत सोचिए जी कि आप संजय क्या राउत कह जी रहे का हैं। काम था। आप गलत मत लेके जाइए। कौन, आप आप चतुराई खुद मत कह रहे हैं, दिखाइए। हमने तो नहीं कहा। आपने कहा आप तो कौन सा देश आपके पाकिस्तान नेता में की भी तारीफ आपकी कर रहा बधाई दी है? गई थी सोचिए इनको संजय गुप्ता कि जी, धारा 370 कौन हट गई सा है। देश आपके नेता की तारीफ कर रहा है और किस देश की भाषा तो आपका वो नेता वही बोल देश जब रहा है? मोदी की आप खुद तारीफ करता सोचिए, है तब आप नहीं बोलते हो। आप खुद वही देश सोचिए। कई बार उसी देश के कई नेता कई बार मोदी जी की भी तो तारीफ करते हैं, कहते हैं मोदी साहब जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसकी हम तारीफ करते हैं, और हमारे देश का इमरान खान जिस तरह से काम कर रहा है उसकी हम वो नेता नहीं करते, वो विपक्षी पार्टी के लोग करते हैं। आपने कहा है कि बीजेपी के किसी नेता की पोस्टर पाकिस्तान में नहीं लगी। आपने ये कहा है विपक्षी पार्टी का हर व्यक्ति अपने से जो अलग होता है, जो उसके विरोध में होता है, उसकी तारीफ तो नहीं सरकार ने करता। थोड़ी ना ये उनके तो पोस्टर बेसिक लगाए, राजनीति का उनकी है, बेसिक राजनीति का नियम है। हिंदुस्तान से क्या प्यार बात करने कर वाले रहे हैं लोगों ने आप? वहाँ पे पोस्टर लगाए हैं। आप कह रहे हैं पोस्टर जो लग रहे हैं लोग संजय राउत जी के हिंदुस्तान पाकिस्तान से में। प्यार बहुत बढ़िया, करते हैं, बहुत बढ़िया। वो उनके पोस्टर लगाए हुए हैं वो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय गुप्ता जी। जिस देश में है, आपके आज का नेता के समय- पोस्टर लग रहे हैं उसी तरह की भाषा का प्रयोग आपके नेता करते हैं और आपको वो गलत नहीं लगता है। बहुत ये अच्छी बात है, assassination आपको नहीं बहुत पता अच्छी कि बात है आप संजय anchor गुप्ता हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम तो आपसे क्या ही कहें, आप भी सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आनंद जी, आपका मैं रुख करूंगा, समय इजाजत नहीं देता है। पूजा श्री से भी बात करनी है। आनंद जी बताइए। आनंद जी की बात ले लीजिए। अब मैं बिल्कुल लेंगे मुझे सर, इजाजत बिल्कुल तो- लेंगे, सबको बराबर समय देते हैं, बिल्कुल लेंगे। आनंद जी बोलिए। देखिए उमंग जी, मैं संजय गुप्ता पे मुझे तरस आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। अरे आप प्रवक्ता हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या बोल आप रहे हैं बातों को आप? घुमाते हैं आप। देखिए मैं जो कहना चाहता अभी था, मैं आप इनको उसको सुन उल्टा रहा ले था, जाएंगे बड़े आप। ध्यान से सुन रहा था। अभी आप संजय गुप्ता चुप होकर सुन लीजिए। ये कह रहे तो हैं आप कि गलत हमने blame लगा रहे हैं ना। बीजेपी के साथ 30 साल तक कंधा मिला के काम किया है। तो ये ईडी एक ऑटोनोमस 10 साल में बॉडी जितने है। लोगों ने ED transaction एक किए, सबको काम- भेज दो नोटिस वो- आप। आप देखिए, आपने गलत काम किया नहीं तो 10 डरते साल क्यों से हो? पहले आप 10 संजय साल में रावत बताओ, को 10 साल प्रेस का कॉन्फ्रेंस उससे करने उस की घोटाले से क्या जरूरत ताल्लुक क्या है? पड़ गई? अब 10 ये साल 3 पुराने बार ट्रांजैक्शन नोटिस आ से चुके हैं इस और घोटाले का आज क्या भी अब ताल्लुक है 4 दिन बताइए का आप। आप टाइम मांग रहे हैं कि हमें 4 दिन का और टाइम दे दीजिए। तो आपके रिकॉर्ड संजय तो देखा रावत जी जाएगा कह रहे हैं कि कि क्या मेरे पास रिकॉर्ड है क्या सारे नहीं। के 10 साल सारे पुराने कागज रिकॉर्ड हैं, को खंगाला वो तो सारे जाएगा। कागज लेकर के चले जाइए। क्यों दो बात नोटिस कर रहे कहाँ हैं गए कि वो पता ही नहीं, 22 किसने रिसीव एमएलए किए जो पता ही हैं नहीं। वो बीजेपी में आना चाहते हैं। और ये तीसरे इसको नोटिस का भी आप जवाब आपके पॉलिटिकल नेता मत दे रहे हैं करिए। कि हमने नोटिस संजय भेज दिया। गुप्ता जी, संजय रावत को कह दीजिए बहुत हो गया है, अपने जूते अपने साइज में ही रहे, मैगलोमीनिक मत बुने। जब तक नरेंद्र मोदी है गलत काम नहीं, कोई भी बच नहीं पाएगा।
अगर उन्होंने गलत काम नहीं किया किसान है रोडों पे तो हैं। डरने की कोई एक तरफ बात आप नहीं कहते है। हैं 4 कि दिन का संवाद टाइम होते ले रहना लिया, इसके चाहिए। बाद चले जाइए। किसान रोडों पर है, लेकिन एक ये तरफ देश के एक तरफ आप टूटने की बात संशोधनों के लिए करते बांध चुके हैं, हैं, 370 की संशोधनों बात के लिए करते हैं। किसान बिल ये कृषि बिल कभी में आप और कृषि बिल को क्या संजय बात गुप्ता कर जी, रहे हैं? आप किसानों की बात कर रहे आपका हैं, तो आप आपका कृषि बिल तो की बहुत बात सारा कर रहे हैं। संसद आपने में कहा बदल गया। नहीं हो आप ही की पाते। पार्टी का उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने राज्य में बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी समय अपना राजनीतिक स्वार्थ निकालने के लिए। आप क्या किसानों और कृषि बिल की बात कर रहे हैं आप? ये स्ट्रेटेजी थी। ये नहीं, किसान अच्छा, को बहुत बढ़िया संजय गुप्ता जी, बहुत बढ़िया फिर तो है, किसी बहुत को बढ़िया। जरूरत नहीं है यहाँ पे, ना तो पूजा श्री जी की जरूरत है, ना आनंद जी की जरूरत है। आप खुद ही अपनी पार्टी का बखान करते जा रहे हैं। ये तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम चर्चा कर रहे हैं संजय राउत और उनकी प्रेस वार्ता और उनके ऊपर जो उनकी, माफ कीजिएगा, उनकी पत्नी के ऊपर ईडी का जो नोटिस आया है, उसके बाद में संजय राउत जी इस प्रकार से गुस्से में तमतमा रहे कि जैसे पता नहीं क्या बवाल मच गया। खैर, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूजा श्री जी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आनंद सावरिया हमारे साथ लगातार बने हुए नेता हैं। बीजेपी के किसी तकनीकी खामी की वजह से संजय गुप्ता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा जी, ब्रेक पे जाने से पहले, अब हालांकि अब संजय गुप्ता जी तो नहीं है इस चर्चा में तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस प्रकार से भी उन्होंने जो भी बातें कही, क्या लगता है आपको पूजा श्री जी, क्या ये बाला साहब वाली शिवसेना रह गई है? देखिए, ये बाला साहब वाली शिवसेना तो 66 में जो सपने देखे थे वो मिट्टी पलीत कर दिया इन्होंने, संजय राउत और राउत पूरी परिवार ने मिलकर। पर मैं एक ही बात बताना चाहूंगी, आपने तकनीकी तकलीफ बताई, संजय गुप्ता जी को तकनीकी तकलीफ आ गई होगी। उनको बहुत सारी तकलीफ आने वाली थी क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं आए थे। उनको पता ही नहीं है कि उनको बोलना क्या है, वो बैठे किस मुद्दे पर है, उनको कहाँ से सवाल लाने हैं, कहाँ से क्या जवाब देना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब चोर के दाढ़ी में तिनका होता है तो वो बौखलाते हैं। जैसे कि हमने संजय राउत जी को भी देखा बौखलाते हुए पीसी में, जो खुद को ही ऐसा बोल रहे हैं कि मैं नंगा हूं, मुझसे डर के रहो। तो आप आगे की उम्मीद रख सकते हो कि क्या ही वो आगे लड़कियों को या महिलाओं को और किसी भी व्यक्ति को जो उनसे मदद मांगने भी जाते होंगे और उनसे छोटे वर्ग के रहते होंगे, उनको क्या शब्द का प्रयोग करते होंगे। क्योंकि शब्द जो होती है ना, एक बार निकलती है वापस नहीं आती है, तीर की तरह होती है, लगती है जाकर। एक मैं बता दूं, ये पूरी शिवसेना एक तरीके का चश्मा पहनकर चल रही है, अपने चश्मे से पूरा दुनिया देखना चाहती है। पहले तो यूपी बिहार के लोगों को इस तुच्छ तरीके से देखते थे, अपने महाराष्ट्र में सम्मान नहीं देते थे, रहने नहीं दिया जाता था, मारकर भगाया जाता था। वो तो पूजा जी, वो तो खुद ही संजय गुप्ता जी ने कह दिया, वो तो हमारी स्ट्रैटेजी थी। हाँ, स्ट्रैटेजी थी। और स्ट्रैटेजी देखिए, खुद अभी जो संजय राउत जी ने अभी जो पीसी की है, उसमें जो सोवियत संघ की बात की है, टुकड़े टुकड़े की बात की है, ये स्ट्रैटेजी बहुत पहले से है। आप खुद देख लीजिए, पहले यूपी बिहार को भगाया गया, अभी ये टुकड़े टुकड़े कर की बात कर रहे हैं। तो ये दिमाग का खेल है, इनके दिमाग में ये पहले से बसा हुआ है। जभी शायद पाकिस्तान में संजय राउत के पोस्टर लग रहे हैं, पाकिस्तान में संजय राउत के पोस्टर लग रहे हैं। तो ये दिमागी खेल है, ये दिमागी कीड़ा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, जो कि हिंदुत्व की बात करते थे, जो कि देश हित की बात करते थे, और ये सियासी कुर्सी के लिए बातें करते हैं। ये चंद ऐसे जयचंद बच चुके हैं हमारे देश में, जो कि कुर्सी की लालच में कुछ भी करने को तैयार है। तिहारी सरकार चलाना और बनाना गलत बात नहीं है, बीजेपी ने भी बनाया है और भी लोग बनाते हैं, लेकिन गलत तरीके से इंप्लीमेंट करना। वहां की जनता ने आपको नहीं बिठाया, एक तो जनता ने चलो बिठाया, आपने तिहारी सरकार बना ली, आप बैठ गए, चलो, लेकिन जनता के हित की बात आप नहीं करते हो। जनता सड़क पर आ जाती है, एक छोटे से शहर से, कस्बे से आई हुई लड़की अपनी प्रॉपर्टी बनाती है, उसको आप तोड़ देते हो। नेवल ऑफिसर जो आपका रक्षा करते हैं, उसको आप मारते हो। मतलब आप ऐसा बोलते हो कि यहाँ पर हमारे ऊपर जो भी सवाल उठाएगा, ईडी समन भेजेगी या फिर कोई भी बातें होंगी, हमसे ऊपर मत, कहते हैं ना कि हमसे मत टकराना वरना चूर चूर हो जाना। तो इस तरीके की जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंचाती है कि हमारा जो संघ है, हमारा महाराष्ट्र हमारा एक अंग है, और उसको ये टुकड़े टुकड़े बांटने की बात करते हैं। तो ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे। सरकार बीजेपी नहीं गिराएगी, सरकार किसी की हिम्मत नहीं है गिराने की, सरकार तो आप खुद गिरा रहे हो जब आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें आप अपने शब्दों से, अपने शब्दावली से बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने शब्दों पे कायम, शब्दों का गेम है ये, पॉलिटिक्स, और शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
बिल्कुल पूजा श्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का काम ही राजनीति करना होता है, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र में होता भी यही है, पक्ष और विपक्ष। आप किसी भी सरकार की नीतियों से अगर आप खुश नहीं हैं या आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लोकतंत्र शायद इसी का नाम है। लेकिन इस विरोध दर्ज करवाने के चक्कर में अगर आप सभ्य समाज में किस प्रकार की भाषा का उपयोग आपको करना चाहिए एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, वो अगर आप भूल जाते हैं तो आप ना तो उस पद के लायक समझे जाएंगे, ना ही उस सभ्य समाज के लायक समझे जाएंगे। आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल उमंग जी, पूजा जी को साधुवाद देता हूं कि इतनी यंग एज में इतनी बढ़िया तरह से उसने विश्लेषण करके रखा है पूरी सिचुएशन का। और वो सुनने की, पूजा जी को सुनने की हिम्मत संजय गुप्ता के पास नहीं थी, तो उन्होंने टेक्निकल एरर करके अपने आप को एक्सक्यूज कर दिया। ये एक प्रवक्ता जो एक परिवारवादी पार्टी से आया था, और जिस तरह से संजय गुप्ता की तरह ही संजय राउत जो वहां बैठे हुए हैं, मैं एक वर्ड यूज करता हूं, मेगालोमेनिक, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। और संजय गुप्ता जो एक स्पोक्समैन थे शिवसेना के, वो कहना चाह रहे थे कि 30 साल तक हमने बीजेपी की सेवा करी है, जाना चाहते थे कि ईडी का सम्मान जो है उनको ना दिया जाए। बट मैं ये कह देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, संजय गुप्ता नहीं है, संजय राउत सुन रहे होंगे, तो वो जो नोटिस आया हुआ, तीसरी बार नोटिस आया हुआ है और ये 1 महीने से ये चल रहा है, वो जा नहीं रहे। और इस नोटिस के बाद भी सारे जब डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, पूजा जी ने सही कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे अगर आप बिल्कुल सीधे हैं तो इमीडिएटली जाइए, ईडी के पास कागज रखिए। और अब संजय राउत बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं, वो मैं वर्ड बार बार नहीं करूंगा कि देखिए वो पूजा जी बैठी हैं कि मैं नंगा आदमी हूं। ये क्या ये कहने, देखिए वो कह रहे हैं कि 22 एमएलए कॉन्टेक्ट में, बीजेपी के कॉन्टेक्ट में है। अरे उसका ईडी से क्या ताल्लुक है? वो कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के और एनसीपी के 22 एमएलए छोड़ के बीजेपी में आना चाह रहे हैं। कल तो उन्होंने अपने समाना जो मुख्य पत्र है उसमें लिख दिया कि सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरमैन। मतलब संजय राउत उतना ज्यादा केक मुंह में चबा लेते हैं जो चबा नहीं सकते। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, पूजा जी ने सही कहा, कोई सरकार पार्टी नहीं गिराती, अपने अपने विरोधाभास में गिर रहे हैं। इस तरह के प्रवक्ता आते रहेंगे। अगर संजय राउत जी के पोस्टर अगर लगेंगे पाकिस्तान में 370 के टुकड़े टुकड़े करके ये करेंगे। भारतवर्ष की जनता बहुत समझदार हो गई है, वो ज्यादा दिन तक, तो संजय राउत ही इस पार्टी का सत्यानाश कराने के लिए अगर कोई होगा तो ये संजय राउत ही होंगे। इनको इतना अपशब्द नहीं, अपने बारे में उनको यही नहीं पता, जैसे उनके प्रवक्ता को नहीं पता था वो क्या बोल रहे हैं, संजय राउत को भी नहीं पता होता कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बौखला करके क्या बोलते हैं। अरे आप पॉलिटिकल आदमी हो, कीप काम, अपने लिए इतना गंदा गंदा बोल लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जनता समझ गई है, बीजेपी उनकी सरकार नहीं गिराएगी। उनके अपने ही लोग जो हैं, उनके पार्टिसिपेंट्स हो, जो लड़ाई शुरू करा दी है उनके मुख्य पत्र समाना ने कि वो एनसी पवार साहब जो है वो बनना चाहिए यूपीए का। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बट मैं ये कहता हूं कि आप ईडी पे जाइए, सारे पेपर ले जाइए। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपने लोन लिया है, तो आपको कोई भी खतरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ी हुई है उमंग जी, तो बच नहीं पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी होगा, करप्शन नहीं सही जाएगी। बिल्कुल आनंद जी, और बात सही भी है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और अगर आप पे जानबूझ के, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसे कि शिवसेना कह रही है, जैसा कि संजय राउत जी कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ठीक है, आप सही हैं। कितना दूर है आपके घर से ईडी का ऑफिस? चले जाइए, प्रूफ कीजिए और फिर निकल कर आइए और फिर सबूतों के साथ ईडी के किसी अधिकारी के साथ में बैठकर आप प्रेस वार्ता कीजिए कि देखिए हम यहां पर आ गए, इन्होंने भी हमें निर्दोष साबित कर दिया। फिर आप हक से कह सकते हैं कि ये राजनीतिक द्वेषता करने के लिए इस प्रकार का काम किया गया, फिर आप कह सकते हैं। लेकिन 3 नोटिस के बाद में भी आप जा नहीं रहे हैं, आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वो ना सिर्फ एक पार्टी के एक सम्मानीय पद पर हैं, बल्कि वो राज्यसभा से सांसद भी हैं। और राज्यसभा का सांसद, इसमें एक बात यहां पर आती है आनंद जी, पूजा श्री जी, अगर कोई भी नेता होता है, वो जब
एक बड़े ओहदे तक पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे का काफ़ी संघर्ष होता है। ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ता खड़े होते हैं, फिर कार्यकर्ता और आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करते हैं, फिर वो एक बड़े पद पर पहुंचते हैं। और ऐसे नेता लगभग इस प्रकार से संघर्ष करके, मेहनत करके किसी बड़े पद पर पहुंचे हुए नेता लगभग हर पार्टी में मौजूद है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा संजय राउत जी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि ये उसी प्रकार के कार्यकर्ता रहे होंगे जो शिव सैनिक एक नेवल ऑफिसर को पीटने गया था, जिन शिव सैनिकों की वजह से या जिस शिवसेना की सरकार की वजह से कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, जिसमें हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, और जिस शिवसेना में संजय राउत जी जैसे नेता हैं जो फिर पूजाश्री जी भी बैठी हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, फिर उसकी व्याख्या भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है समझ में आता है कि किस प्रकार की पृष्ठभूमि से उठकर वो आकर इस पद पर आए हैं। पूजाश्री जी कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? देखिए उमंग जी, आपने जो बोला कि मतलब मिट्टी से जुड़े हुए, हम सब मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा पैदाइशी मिट्टी है और हमें जाना भी मिट्टी में ही है जी। लेकिन इस मिट्टी को समझना, 5 तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। इच्छाओं पे काबू रखना बहुत जरूरी है, लफ्जों पे काबू रखना बहुत जरूरी है। आप जब मानसिक संतुलन ही खो बैठोगे बौखलाकर, तो ये तो गलत बात होती है। आप एक सभ्य समाज के, आप किसी को रिप्रेजेंट, आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वहाँ के गवर्नमेंट में हो, आपको तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि आप किसके लिए क्या बोल रहे हो। अगर मानो कि आपको कोई गाली भी दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को किस गधा बोला जाता है, वो बात में ये बोलते हैं कि गधा, हाँ गधा अच्छा जानवर है, बहुत अच्छा काम करता है, दिन भर काम करता है, मैं हूँ गधा। तो आपको पता होना चाहिए, राजनीति इसी चीज को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको शब्दों से कैसे खेलना है। शब्दों के लोट-पोट में मत लेटिए, क्योंकि आप एक इंसान है और आपको पता होना चाहिए कि शब्दों के खेल ही पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ऊपर उठाती है और नीचे भी गिरा सकती है। दूसरी एक और मैं बात करना चाहूंगी उमंग जी, कि इन्होंने जो, आपने जो विडंबना है हमारे देश का, मुझे बहुत आघात होता है इस उम्र में। और जब मैं लोगों को देखती हूँ, जैसे अभी टीएमसी का बंगाल में जैसे चल रहा है मामला, उसमें ये कहते हैं हम बंगाली हैं, बंगाल के हैं, बंगाल के ही रहेंगे, बाहर के लोग आकर चड्डा बड्डा नड्डा यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते। शब्दों का पता चलता है, आप क्या शब्द बोल रहे हो, इससे इंसानियत की पता चलती है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने सभ्य समाज से हो, आप कितनी सभ्यता रखते हो, इन चीजों का पता चलता है। दूसरा, आप बोलते हो कि हम मराठी हैं, मराठा का सरकार है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। मराठा, आप भावना दिखाओ, भावनात्मक रखो, क्योंकि आपको वहां से वोट मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान की बात पहले करो, टुकड़े टुकड़े की बात पहले मत करो। दुख होता है जब कोई अपने आप को मराठी बोलता है, कोई अपने आप को बंगाली बोलता है, कोई अपने आप को कहीं और कश्मीर से मिलो, कोई बोलेंगे हम कश्मीरी हैं। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम हिंदुस्तान के जन्मे हैं, हम हिंदुस्तान के पहले हैं, उसके बाद हम किसी स्टेट से हैं, किसी राज्य से हैं, किसी नीति से हैं। तो बहुत दुख होता है, आघात पहुंचता है। तो मैं चाहूंगी कि संजय राउत जो बयानबाजी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं संयम लाए, संयम से सोच समझकर बोले, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को भी आघात पहुंचाते होंगे। इस शब्दों से आघात पहुंचता होगा। उनके साथ जो कार्यकर्ता बैठते होंगे, वो अगर कुछ बोलते होंगे तो वो तो इस तरीके से बोलते होंगे कि उनको तो चोट पहुंचता होगा। पता नहीं क्यों, पर्सनल तो मैं जानती नहीं हूँ उनको, लेकिन जितना भी मैंने उनको देखा और सुना है, बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसा चेहरा समाज नहीं चाहता है। समाज हमेशा एक ऐसा चेहरा चाहता है जिसमें सभ्य समाज हो और अच्छा समाज हो और रिप्रेजेंट कर सके हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे देश को। बाहर के देश भी देखते हैं तो सभ्य समाज की तरह बोले और सही तरीके से बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति ना करें, देश को बंटवारे की राजनीति में की ओर ना ले जाए, अपने बोली और भाषाओं पर संयम रखते हुए हिंदुस्तान की बात पहले करें, बाद में किसी स्टेट की राजनीति करें। बिल्कुल पूजाश्री जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और आपकी इसी बात पे एक मशहूर पिक्चर का एक सीन भी याद आ जाता है, हॉकी के खिलाड़ियों के ऊपर वो बनी थी, महिला हॉकी खिलाड़ियों पर। उसमें भी यही बात कही गई थी कि आप पहले देश के हैं, उसके बाद राज्य के, उसके बाद शहर के, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तब फिर आप अपने घर वालों के, अपने गली मोहल्ले के। बहुत सही बात है पूजाश्री जी, हमें सबसे पहले हमें देश के लिए सोचना चाहिए, उसके बाद में हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के बारे में सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम हमारे देश के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने राज्यों में ही उलझे रहेंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के अजीबोगरीब बयान भी सुनाई में आते रहेंगे। आनंद राय जी, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी फाइनल कमेंट हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, मैं पूजाश्री जी के टिप्पणी से बिल्कुल सहमत हूं। पब्लिक लाइफ में आदमी को जितना ऊपर जाता है उतना ही सबटल और समझदार होना चाहिए।
लेकिन संजय राउत का तो बिगिनिंग भी ऐसे हुआ जैसे कि वो मराठी मानुस और उसको मार देंगे, उसको कर देंगे। और ये संजय राउत जी राज्यसभा में भी गए हैं, अपनी इसी क्वालिटी की वजह से गए हैं, अदरवाइज ये तो राज्यसभा के काबिल भी नहीं थे। लेकिन अभी भी इनको जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वल्गर बातें कर रहे हैं, एक बड़े नेता हैं इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी के, हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी है, लेकिन ये जितना कंफ्यूजन दूसरी पार्टियों में कर रहे हैं, हमें अच्छा है कि ये इसी तरह से बात करेंगे। समाज के लिए तो गलत बात है, लेकिन इनकी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो अपना पूरे कागज लेकर के ईडी के पास जाएं, अपने को निर्दोष साबित करें। बिल्कुल आनंद राज जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं वही बात है, इस पूरी चर्चा में इतनी देर से वही बात हो रही थी। हालांकि संजय गुप्ता जी इसको मानने को तैयार नहीं थे कि अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आपको डर किस बात का है, इतना उत्तेजित क्यों आप होते हैं। आप बिल्कुल कितना दूर होगा ईडी का दफ्तर आपके घर से, जाइए, प्रूफ कीजिए और फिर प्रेस वार्ता कीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपको इल्ज़ाम लगाने का सभ्य समाज की सभ्य भाषा के हिसाब से आप लगाइए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आपको जाना है नहीं, आपको प्रेस वार्ता करनी है, आपको अपने आप के लिए एक विक्टिम कार्ड आपको खेलना है। ठीक है, जनता सब देख रही है, जनता बहुत समझदार है, और भले ही इस देश की कोई सी भी पार्टी हो, जनता एक बार देख लेती है, उनके व्यवहार को देख लेती है, किस प्रकार से वो शासन कर रहे हैं उनको देख लेती है, और फिर जनता ही सबक भी सिखा देती है, क्योंकि जनता ही किसी भी सेवक को जन सेवक बनाती है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा श्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय गुप्ता जी हालांकि अभी है नहीं लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात अब ये होगी कि संजय राउत जी जिस प्रकार की बयानबाजियों के लिए मशहूर हैं, अगर वो इसी तरह के बयानबाजी देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आनंद जी ने भी कहा, पूजा श्री ने भी कहा, वो नुकसान अगर पहुंचा रहे हैं तो वो अपनी ही पार्टी को पहुंचा रहे हैं। अब सोचने की ज़रूरत संजय राउत को, अगर वो निर्दोष हैं, ईडी के दफ्तर जाइए, प्रूफ कीजिए और फिर उसके बाद में प्रेस वार्ता कीजिए, लेकिन उसके बाद भी सभ्य समाज की सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।